हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अचीवर्स ट्यूब में। तो दोस्तों माई सेल्फ अरुण कुमार शुक्ला, मैं एमटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो दोस्तों, जैसा कि मैं एसएससी जेई मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज चला रहा हूँ। तो दोस्तों, उस सीरीज में आज शाम का अंतिम लेक्चर में पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। और मैं बता दूं दोस्तों कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को मटेरियल का ये लास्ट लेक्चर है। और मैं बता दूं दोस्तों कि पहले भी मैं ऑलरेडी थर्मोडायनेमिक्स और पावर प्लांट, आईसी इंजन, ये टॉपिक्स मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। तो आई होप दोस्तों आप एंजॉय कर रहे होंगे मेरे लेक्चर्स को। और अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, पूछिए, मैं आपको आंसर देता रहूँगा। तो दोस्तों, मैं अभी आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आज का। तो देखते हैं द रेशियो ऑफ द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू द रेडियस ऑफ द शाफ्ट इज नोन एज। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि रेशियो क्या है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द बेंडिंग स्ट्रेस of equal magnitude at extreme fiber of the circular cross section under the action of combined bending and torsion, the ratio of the bending and twisting moment। तो दोस्तों, मैं इस क्वेश्चन को भी आपको नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करता हूँ। हाँ दोस्तों, तो देखते हैं हम लोग अपना स्लाइड नंबर 2 में आंसर को डिस्कस करता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एक बीम अगर मैं लेता हूँ, जैसा कि मैं इसमें ड्रॉ किया हूँ एक बीम यहाँ पे, तो बीम्स के लिए दोस्तों अगर मैंने यहाँ पे एक बीम है, ये कैंटिलीवर बीम है, यहाँ पे मैं एक टॉर्क लगा रहा हूँ यहाँ पे टी। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, बीम ट्विस्ट करेगा। तो ये एक टॉर्सन कंडीशन है। और ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, अगर ये बीम आपके पास दिया हुआ है दोस्तों और इसमें एफ अगर फोर्स लग रहा है और यहाँ पे ऐसा बेंड करेगा ये बीम इस टाइप का, तो यहाँ पे एक मोमेंट एम लग रहा है। तो ये बेंडिंग केस है और एक टॉर्सन केस है। तो बेंडिंग केस के लिए मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस लेक्चर्स में दिखा चुका हूँ कि इसका जो फॉर्मूला होता है, फ्रैक्चर फॉर्मूला ये होता है सिग्मा बाय वाई इज इक्वल टू एम बाई आई इज इक्वल टू ई बाई आर। और टॉर्शन के लिए आपका फॉर्मूला ये होता है, सिमिलर फॉर्मूला होता है। जैसे टॉर्शन में आपको क्या होगा, शेयर स्ट्रेस होगा टाउ होगा, तो यहाँ पे टाउ हो जाएगा बाई आर, और यहाँ पे एम की जगह टी होगा और आई की जगह यहाँ पे जे होगा। आई यहाँ पे क्या है, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। आई यहाँ पे क्या दोस्तों, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। और जे यहाँ पे क्या है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। क्योंकि जो बीम लेते हैं हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, उसमें हमारा जो होता है कैलकुलेशन, और यहाँ पे टॉर्सन में केस में ये आपका पोलर में होता है, इसलिए यहाँ पे पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिया जाता है हम लोग। तो दोस्तों, दो टर्म्स आपको बहुत अच्छे से याद रखना होगा। पहला टर्म आपको याद रखना होगा दोस्तों कि सेक्शन मॉडुलस, जो मैं आपको पहले भी जिस बता चुका हूँ, जिसको मैं जेड से रिप्रेजेंट करता था, वो होता है आई बाई वाई। आई मीन्स क्या होता है, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइड बाय द वाई, मतलब न्यूट्रल एक्सिस से फाइबर की डिस्टेंस क्या है, वो हमारा रिप्रेजेंट करता है सेक्शन मॉडुलस। और ये बीम के केस में था। शाफ्ट के केस में दोस्तों, जिसमें टॉर्सन लगता है, उस केस में टॉर्सन सेक्शन मॉडुलस होता है, जो क्या होता है जे। जे मीन्स क्या है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइड बाय रेडियस। तो ये हो जाएगा आपका पोलर सेक्शन मॉडुलस। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टर्म, फ्लेक्सरल रिजिडिटी और टॉर्सनल रिजिडिटी। तो दोस्तों, जैसा कि बता चुका हूं, बेंडिंग में आपका ई रिप्रेजेंट करता है फ्लेक्सरल रिजिडिटी, और जीजे सिमिलरली जीजे रिप्रेजेंट करता है आपका टॉर्सनल रिजिडिटी। तो ये बेंडिंग के लिए है और ये आपका हो गया टॉर्सन के लिए। बीम्स में दोस्तों हम लोग देखते हैं, बीम का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ फॉर्मूला, तो उससे अगर सिग्मा में निकालूं तो होता है एम वाई बाई आई, अगर इन दोनों को मैं इक्वेट करता हूं तो। और एम की वैल्यू, एम को मैं एम ही रखता हूं यहाँ पे। वाई क्या होगा, सपोज मैं एक सिलेंडर उसको मैं डी बाई टू डायमीटर लूंगा, तो न्यूट्रल एक्सिस से वाई क्या होगा, डी बाई टू हो जाएगा, ये डी बाई टू। और यहाँ पे आई क्या होगा, पाई डी 4 डिवाइड बाई 64 आई, इससे हमारा 32 एम बाई पाई डी 4, इसकी वैल्यू आएगी हमारी बीम के लिए। सिमिलरली शाफ्ट के लिए निकालूंगा मैं, तो यहाँ पे क्या होगा, टी आर बाई जे। यहाँ से अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करता हूँ तो टी आर बाई जे, तो यहाँ पे मैं फिर से अगेन पुट करूंगा सिमिलरली, तो टी आर डी बाई टू पाई डी 4 बाई 32, ये पोलर के लिए है जे की वैल्यू। यहाँ पे हो जाएगा 16 टी बाई पाई डी 4। अगर क्वेश्चन में हमको दिया गया है, सेकंड क्वेश्चन में देखेंगे कि वहां पे हमको इक्वल रखना है एक्सट्रीम फाइबर पे। मैंने सारा केस एक्सट्रीम फाइबर पे लिया, क्योंकि यहाँ पे आर इज टू डी बाई टू ले रहा हूं मैं, और वाई इज इक्वल टू मैंने डी बाई टू लिया है। तो मैं जब इक्वेट करूंगा यहाँ पे दोस्तों, तो हमको एम बाई टी की जो वैल्यू मिलेगी हमको हाफ मिलेगी। तो आई होप आप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया था दोस्तों हम लोगों को कि रेशियो ऑफ पोलर मोमेंट इनर्शिया डिवाइड बाय द रेडियस, देख सकते हैं आप। तो आपका ये जो था, ये आपका हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा टॉर्सनल
सेक्शन मॉडुलस, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, और इसका भी ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। मैं थोड़ा डिटेल में टॉर्सन का टॉपिक्स आपको डिस्कस करता हूँ, डिटेल में देखते हैं टॉर्सन के पार्ट को। तो टॉर्सन में टी बाई जे इक्वल टू जी बाई डी थीटा बाई एल भी होता है, मैं बताया हूँ ऑलरेडी ऊपर के में। तो दोस्तों अगर यहाँ पे मैं थीटा को निकालूं तो टी एल बाई जी जे होगा, ये आपका सॉफ्ट है, यहाँ पे टॉर्सन टी यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में आपको ये थर्ड क्वेश्चन है जो कि मैं पहले डिस्कस कर दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको थीटा डैश पूछा गया है सॉफ्ट के में, वहां पे कुछ डायमेंशन में चेंजेस करके, जैसे लेंथ सॉफ्ट का अगर 12 कर दिया गया, डायमीटर डी बाई 2 कर दिया गया तो कितना होगा, तो उसको हम इस तरह से निकाल सकते हैं। जैसे थीटा डैश बाई थीटा, सॉफ्ट का अगर सेम मटेरियल का है तो जी यहाँ पे कांस्टेंट होगा, टॉर्क सेम लग रहा है क्योंकि यहाँ पे सीरीज कंडीशन जैसा है, एक ही सॉफ्ट टॉर्क तो सेम ही लगेगा, और यहाँ पे एल डैश 12 हो जाएगा, और जे इक्वल टू क्या होता है, जे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D4 होता है, D4 से रिप्लेस करेंगे तो थीटा डैश बाई थीटा 32 हो जाएगा दोस्तों। तो आपको समझ में आया होगा ये भी, मैं कैसे एक प्रॉब्लम यह था, एक सॉफ्ट का मटेरियल सेम था लेकिन उसके डायमेंशन चेंज करके हम थीटा में कैसे वेरिएशंस ला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 4 था जिसका आंसर आपको 32 सी हो जाएगा, 32 थीटा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन और दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि पूछ रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में कि द टॉर्क प्रोड्यूसिंग अ यूनिट ट्विस्ट इन अ शाफ्ट ऑफ यूनिट लेंथ। तो दोस्तों समझिए आप इस क्वेश्चन को, थीटा इक्वल टू आपका होता है टीएल बाई जीजे, बट यहाँ पूछा गया है टॉर्क प्रोड्यूसिंग यूनिट ट्विस्ट, ट्विस्ट आपका थीटा जो यूनिट है और यूनिट पर यूनिट लेंथ के लिए, तो अगर पर यूनिट थीटा बाई एल करता हूं मैं दोस्तों और टॉर्क भी सेम रहेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये टॉर्सनल रिजिडिटी जीजे ही तो बचेगा, यहाँ पे इसके इक्वल होगा। आप इसको और समझ सकते हैं अच्छे तरीके से, आप इसको रीड कीजिएगा ऊपर का स्लाइड। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम टच पैड से पढ़ा रहा हूँ तो आपको थोड़ा सा इनकन्वीनियंस होगा, इसके लिए आप मुझे माफ कीजिएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं दोस्तों लोग। इफ द टू शाफ्ट ऑफ द सेम लेंथ वन ऑफ विच हैज द हॉलो ट्रांसमिट इक्वल, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे दो शाफ्ट को कंपेयर किया गया है जहां पे टॉर्क इक्वल है, दोनों ही शाफ्ट के जो टॉर्क है इक्वल है और वहां पे मैक्सिमम स्ट्रेस भी इक्वल है। तो वहां पे क्या इक्वल करना होगा कि आपको वहां पे इक्वल पावर आपको ट्रांसमिट करने के लिए, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन आपको समझ। सेकंड क्वेश्चन है, ए सर्कुलर शाफ्ट कैन ट्रांसमिट अ टॉर्क ऑफ 13 किलोन्यूटन पर मीटर इफ टॉर्क इज रिड्यूस्ड 12 किलोन्यूटन मीटर, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट दैट कैन बी अप्लाइड। दोस्तों मेरे क्वेश्चन को हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। दोस्तों देखिए शाफ्ट के लिए दोस्तों टाउ इक्वल टू क्या होता है, टी आर बाई जे, और जे बाई आर क्या होता है, जेड पी होता है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये भी आपको पता है। टी आर बाई जे होता है और शाफ्ट के लिए हमारा क्या होता है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, जेड पी। टाउ इक्वल टू 16 टी बाई पाई डी क्यू होता है, ये भी मैं बता चुका हूं आपको। तो ये आपका सॉलिड शाफ्ट के लिए हो गया कंडीशन फर्स्ट। दूसरा मैं बताता हूं अगर हॉलो शाफ्ट के लिए, तो इस कंडीशन में क्या होगा, 16 टी बाई पाई डी क्यू 1 माइनस के 4, यहाँ पे टी बाई जेड पी बी 1 हो जाएगा। तो अगर टाउ और टी सेम है तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा आपको, पोलर सेक्शन मॉडुलस को आपको सेम करना होगा। फॉर सेम टार्क हैव इक्वल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस दे शुड हैव सेम पोलर मोमेंट ऑफ सेक्शन मॉडुलस, आपको सेम करना होगा। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, यहाँ पे आपको t इज इक्वल टू रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुका हूँ, इससे आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में। यहाँ पे पावर का और टॉर्सनल रिजिडिटी का क्वेश्चन है, इसको हम थोड़ा डिटेल में पहले समझते हैं, उसका क्वेश्चन चाहता हूँ मैं। देखिए दोस्तों पावर ट्रांसमिशन जो होता है वो क्या होता है, P इज इक्वल टू टी ओमेगा। किसी भी अगर हम लोग शॉर्ट में देखेंगे, T तो एज इट इज टॉर्क है, ओमेगा क्या होता है 2 पाई n बाई 60 होता है, एंगुलर स्पीड है ये। टी बाई जे इक्वल टू पावर, तो हमारा उस फॉर्मूले से आता है टॉर्क, यहाँ से टी निकल गया आपका। तो हम देखेंगे दोस्तों अगर टी को मैं रिप्लेस करता हूँ यहाँ पे टाउ जे बाई आर से, तो आपका क्या होगा, P इक्वल टू टी एन, तो ये हो जाएगा टाउ जे आर इंटू एन। तो आपका P जो होगा वो किसके प्रोपोर्शनल जा रहा है, यहाँ पे जे तो डी के बाई 4 डी टू दी पावर 4 है और आर डी बाई 2 है, एन है। तो जो दोस्तों का P होगा वो होगा
अगर मैं के कांस्टेंट से रिप्लेस करता हूं तो पी होगा आपका के टाउ एंड डी क्यूब, ऐसा कुछ होगा। लेकिन आपका पावर अगर सेम है तो उस कंडीशन में क्या होगा, एन डी क्यूब टू दी इजिकल टू कांस्टेंट हो जाएगा, जैसा कि मैं यहाँ पे लिखा हूँ। और पी इजिकल टू क्या होगा, अगर आपका टाउ भी सेम है और सेम स्पीड से सिमिलर स्पीड आप चेंज नहीं कर रहे तो पी डायरेक्टली क्या हो जाएगा, डी क्यूब, डी पे वेरी करेगा। ये भी आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे देखिए और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर सॉफ्ट हम सीरीज में रखें और पैरेलल में रखें तो क्या डिफरेंस है। देखिए दोस्तों पहले मैं सॉफ्ट ले आऊँ सीरीज में, सीरीज कंडीशन में क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे टी टार्क अप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पे टी जो होगा वो सारे पॉइंट पे कांस्टेंट होगा, तो यहाँ पे टी कांस्टेंट होता है सीरीज में। और थीटा क्या होगा, वेरी करेगा। थीटा इक्वल टू क्या होगा, थीटा 1 प्लस थीटा 2, आपको दोनों का थीटा कंबाइन करके निकालना होगा, जो कि यहाँ पे आपको दिखेगा। और अगर सॉफ्ट पैरेलल में है तो थीटा यहाँ पे कांस्टेंट होता है और टी यहाँ पे क्या होता है, टी को आपको T1 प्लस T2 वेरी करता है। ये आपको दोनों ही इंपॉर्टेंट है, खासकर SSC में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अभी मैं आपको क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ फॉर द, हाँ यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे एन डी क्यूब हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा। और यहाँ पे जो क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है, टॉर्सनल रिजिडिटी, हमको पता है टॉर्सनल रिजिडिटी क्या होता है, जीजे होता है। तो जीजे क्या होगा, जी तो कांस्टेंट ही होगा, जी किसके D4 के प्रोपोर्शनल होगा, तो यहाँ पे आपको डी ऑफ सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। तो आपको समझ में आ गया होगा, जी मैं ऑलरेडी फर्स्ट स्लाइड में बता चुका हूँ। टू सॉफ्ट ए एंड बी आर मेड ऑफ सेम मटेरियल, में सेम मटेरियल मींस क्या है कि आपका टाउ वहां पे सेम होगा, जी सेम होगा। डायमीटर ऑफ बी इज ट्वाइस ऑफ डायमीटर ऑफ ए, द रेशियो ऑफ पावर तो 1/8 हो जाएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ डी क्यूब इक्वल होता है। तो टू सॉफ्ट कनेक्टेड पैरेलल, फाइंड विच पैरेलल में कनेक्टेड है तो क्या होगा हमारा, पैरेलल में कनेक्टेड है तो हमारा क्या होगा, टॉर्क सेम नहीं होगा, तो फर्स्ट तो गलत हो गया। शेयर स्ट्रेस तो एंगल ऑफ ट्विस्ट इज, हाँ थीटा यहाँ पे सेम होगा, आपको याद रखना है पैरेलल कनेक्शन के लिए। और दोस्तों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग अभी। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, एक सॉफ्ट को सीरीज में कनेक्ट किया गया, लेकिन यहाँ पे डायमेंशन वेरी कर रहा है, इसका 2D डायमीटर है और उसका लेंथ L है, इसका डायमीटर D है और लेंथ 2L है। लेकिन टॉर्क जो आपको सेम T यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। इस कंडीशन में आपको क्या निकालना है, टोटल एंगल ऑफ ट्विस्ट निकालना है। तो थीटा कैसे निकलेगा आपको, थीटा 1 प्लस थीटा 2 इससे निकलेगा। थीटा 1 कैसे निकालेंगे आप, TL बाई GJ प्लस T1 L1 G1 J1 T2 L2 G2 J2। तो दोस्तों T1 तो आपको T सेम ही रहेगा, L आपका क्या है, फर्स्ट कंडीशन में L है तो L अभी आप G भी सेम है, तो आपको क्या वेरी करेगा यहाँ दोस्तों, फर्स्ट कंडीशन में आपका हो जाएगा L में 1 ही है 1/J1 प्लस सेकंड में क्या हो जाएगा 2/J2। J1 क्या होगा पाई 2D 4/32, J2 क्या होगा पाई D 4/32। दोस्तों इसको यहाँ पे सारा पुट कर दीजिए J1 J2, तो आपको मिलेगा यहाँ पे आंसर D 36 TL पाई GD4। आप इसको ट्राई कीजिए और कमेंट कीजिएगा आंसर्स को कि P इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, टाउ अगर मैं कांस्टेंट लेता हूँ पर्पस n सॉफ्ट डायमीटर D रोटेटिंग n स्पीड n अच्छा ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं दोस्तों लोग। P हमारा पावर ट्रांसमिशन है, जो कि क्या होगा T क्या होता है हमारा T/J टाउ बाई R। तो हमारा T कितना, T क्या होगा हमारा, टाउ हटा दीजिए, टाउ से रिलेशन निकालना नहीं है, तो J क्या होगा D4 हो जाएगा और R और D4 हो जाएगा J D टू द पावर 4 सॉरी T इंटू N प्रोपोर्शनल टू T ओमेगा N हो जाएगा। अब T क्या होगा आपका, T इक्वल टू आपने पढ़ा होगा 32 टाउ डी क्यूब N, ये होगा आपका। और आपको रिलेशन निकालना है यहाँ पे N इज इक्वल प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा P/D क्यूब। आपका C ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे करेक्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके लिए मैं ऑलरेडी ये भी डिस्कस करूंगा दोस्तों, लेकिन पहले मैं थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करता हूँ स्टिफनेस के बारे में, डिफरेंट केसेस में स्टिफनेस निकालते कैसे। तो दोस्तों स्टिफनेस का जो टर्म है हम लोग ऑलरेडी स्प्रिंग से पढ़ते आ रहे हैं, F इज इक्वल टू KX होता है। एक हमारा F है, अगर मैं इसको F फोर्स लगाऊंगा स्प्रिंग में तो यहाँ पे X डिस्प्लेस करना है। स्टिफनेस जितना ये स्प्रिंग हमारा स्टिफ है उतना इसमें डिफॉर्मेशन कम होगा, तो ये होता है स्प्रिंग के केस में। सिमिलरली दोस्तों अगर हम एक लेते हैं बार, वहां पे P टेंसाइल लोड लगाते हैं, तो उस कंडीशन में जो हमारा डेल्टा होता है, जो मैं फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया PL/A होता है, और P/डेल्टा क्या होता है हमारा स्टिफनेस होता है, क्योंकि फोर्स बाय डेल्टा X डिफॉर्मेशन, तो उसके लिए स्टिफनेस होता है A/L। सिमिलरली अगर मैं एक सॉफ्ट लेता हूँ जिसमें आपका M बेंडिंग मोमेंट लग रहा है, उस कंडीशन में अगर आपको स्टिफनेस निकालना तो होता है P/डेल्टा, वो भी होगा
बट डेल्टा जो डिफ्लेक्शन होता है वो आपको डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में डिफ्लेक्शन ऑफ बीम के फॉर्मूले से निकालना होगा, जो यहाँ से निकलता है d2y/dx³ m/ei से। y यहाँ पे क्या होता है, डिफ्लेक्शन मेजर करता है। तो डेल्टा जो दोस्तों होता है, अगर मैं एक कैंटिलीवर की कंडीशन में लेता हूँ, होता है PL³/3ei। अब मैं यहाँ से अगर p बाई डेल्टा निकालूंगा, p बाई डेल्टा क्या होगा यहाँ पे 3ei/L³। तो इस शाफ्ट का जो इस कंडीशन में जो इस बीम का स्टिफनेस होगा वो हो जाएगा 3ei/L³। ये हमारे बेंडिंग कंडीशंस के लिए। सिमिलरली दोस्तों टॉर्सन कंडीशन में क्या होता है, जो KT होता है, टॉर्सनल स्टिफनेस जो होता है वो होता है T/θ, क्योंकि यहाँ पे T फोर्स लगता है, फोर्स तो लगता नहीं है, तो फोर्स को हम T से रिप्लेस करेंगे। और डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ पे होता है, वो डेल्टा नहीं होता, वो थीटा होता है, थीटा से रिप्लेस करेंगे। तो जो KT होता है टॉर्सनल स्टिफनेस वो T/θ होता है, जो कि किसके इक्वल होता है, Gj/L के इक्वल होता है। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप इसको याद रखिए कि कैसे हमने बेसिक से डिराइव किया, स्प्रिंग से स्टार्ट किया, K F/डेल्टा मींस फोर्स बाय डिफॉर्मेशन। उसको मैंने यहाँ पे पहले इनिशियली एक सिंपल बार जो टेंसाइल लोड लग रहा है उसके लिए निकाला P/डेल्टा, जो कि A/L होता है। सिमिलरली फिर हमने बीम के लिए देखा P/डेल्टा, लेकिन यहाँ पे डेल्टा बीम के लिए डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में निकालने का ये फॉर्मूला होता है, जो कि यहाँ पे मैंने दिखाया कि कैंटिलीवर बीम के लिए PL³/3ei होता है। तो उस कंडीशन में P/डेल्टा अगर मैं यहाँ से निकालूंगा तो हमारा 3ei/L³ होगा, जिसको जो कि ये बीम का स्टिफनेस कंडीशन में होगा। सिमिलरली दोस्तों टॉर्सन केस में फोर्स नहीं लगता, टॉर्क लगता है, तो उसके लिए टॉर्क बाई थीटा मींस टॉर्क बाई एंगुलर डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन ये भी लेकिन एंगुलर है, इसको हम टॉर्सनल स्टिफनेस बोलते हैं, और जो कि Gj/L होता है। आई होप आपको सारा कंडीशन क्लियर हो गया होगा। और एक प्रॉब्लम भी अभी मैं ले आऊं कि एक कैंटिलीवर बीम में अगर मैं लोड को अगर मैं 2dp कर दे रहा हूँ विदाउट चेंजिंग द बीम डायमेंशन और कुछ भी, तो उसमें हमारा क्या होगा, डेल्टा कितना होगा, तो हमको 2 टाइम्स हो जाएगा। क्योंकि देखिए दोस्तों डेल्टा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P है, और तो P को ही वेरी कर रहा है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। तो आप देख लीजिएगा, इसमें एक प्रॉब्लम मैं लिया हूँ, अभी देखते हैं कौन सी किधर है। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको ये 2 प्रॉब्लम, हाँ यहाँ से जहाँ तक मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो दोस्तों कंसीडर द फॉलोइंग रिलेशन फॉर द टॉर्सनल स्टिफनेस। तो KT T/θ, टॉर्क बाई एंगुलर डिफॉर्मेशन, ये तो होगा। KT Gj/L भी होगा, ये तो गलत, तीसरा गलत है यहाँ पे दोस्तों। तो हमारा फर्स्ट एंड सेकंड सी ऑप्शन है दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। तो आई दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब हम कैंटिलीवर बीम का कंडीशन 2 उसका आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे लोड को चेंज करने के लिए बोला है। इफ लोड इज डबल देन द डिफ्लेक्शन कंपेयर टू द अर्लियर केस। अगर कोई डायमेंशन बदलता है तो कुछ ज्यादा बढ़ता है, लेकिन लोड के लिए तो बस यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं करना। अब देखिए दोस्तों हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे थिन और थिक सिलेंडर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि मैं पहले बेसिक थ्योरी कवर करूंगा, उसके प्रॉब्लम्स देखूंगा। ये तो मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ दोस्तों। तो दोस्तों थिक और थिक सिलेंडर को देखते हैं हम लोग। 1 मिनट यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि सिलेंडर को अगर हमको कब थिन बोलना है, उसके लिए हमारा T/D का जो रेशियो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, जो कि 1/20 से कम होना चाहिए। सिमिलरली दोस्तों सिलेंडर जो होता है, सिलेंडर है, इसमें 2 टाइप के स्ट्रेस लगते हैं। एक हमारा होता है सर्कमफेरेंशियल या हुप स्ट्रेस जिसको बोलते हैं, और एक होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। सर्कमफेरेंशियल ये होता है सर्कमफेरेंस पे लगता है यहाँ पे, और एक होता है हुप जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में लगता है, सिग्मा L, और सिग्मा H होता है। हुप को ही सर्कमफेरेंशियल बोलते हैं दोस्तों। तो लॉन्गिट्यूडनल होता है हमारा PD/4T, और हुप स्ट्रेस होता है PD/2T। ये होता है सिलेंडर के केस में। अगर स्फेयर होता है तो वहां पे एक ही स्ट्रेस होता है, क्योंकि स्फेयर जो होता है उसमें लॉन्गिट्यूडनल और सर्कमफेरेंशियल जैसा कोई वो नहीं होता, उसमें एक ही कंडीशन होता है, जो कि दोनों ही होता है PD/4T। दोस्तों यहाँ पे एक प्रेशर भी लगता है, क्योंकि प्रेशर ही तो क्रिएट करता है स्ट्रेस। तो स्टेट ऑफ स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस अगर हमको निकालना है तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, उसके लिए शेयर स्ट्रेस के लिए दोस्तों क्या करना होगा हम लोगों को। देखिए हमारे पास सिग्मा H है, सिग्मा L है, P है। P को हम लोग जनरली नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो टाउ मैक्स क्या होगा, हाफ ऑफ, हम इसमें लेते हैं सिग्मा H माइनस P, क्योंकि सिग्मा H मैक्सिमम है, P मिनिमम है, तो P को नेग्लेक्ट कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, PD/4T हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों हम लोग अभी डिस्कस करूंगा मैं यहाँ पे थियरी ऑफ कॉलम्स के बारे में। कॉलम्स में जहाँ पे बकलिंग का कंडीशन होता है, बकलिंग में आपको पता होगा, तो उसके कंडीशन में क्या होगा कि इसमें 2 फॉर्मूला होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, और एलर्स फॉर्मूला होता है और एक होता है रैंकाइन फॉर्मूला। तो दोस्तों एलर्स फॉर्मूला जो होता है, जो एलर्स फॉर्मूला हम लोग रीड करते हैं वो दोस्तों लॉन्ग कॉलम्स के लिए होता है, और रैंकाइन फॉर्मूला जो दोस्तों होता है उस ऑल टाइप, लॉन्ग, शॉर्ट, मीडियम, सारे टाइप के कॉलम के लिए होता है। और दोस्तों जो बकलिंग लोड निकालते हैं हम लोग वो होता है आपका पाई स्क्वायर EI/L स्क्वायर। P क्रिपलिंग या बकलिंग लोड बोलते हैं, पाई स्क्वायर EI/L
LE²। LE क्या है? इक्विवेलेंट लेंथ है, इक्विवेलेंट लेंथ है LE। और डिफरेंट केस के लिए आपको याद रहना चाहिए। जैसे अगर आपको दोनों, अगर ये कंडीशन है, दोनों ही अगर एंड आपका हिंज है तो उस कंडीशन में LE आपका L हो जाएगा। वन अगर फ्री है, एक फिक्स्ड है, तो आपका ऐसा कुछ कंडीशन होगा जो कि 2L होगा LE। बोथ अगर फिक्स्ड है तो आपका LEL/2 हो जाएगा। अगर दोनों, एक फिक्स्ड और एक हिंज है, तो आपका LEL/√2 हो जाएगा। तो आपको यहाँ दिखना चाहिए। और दोस्तों एक होता है सबसे इंपॉर्टेंट टर्म सिलेंडर्स रेशियो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एस इज सिलेंडर्स रेशियो इक्वल टू होता है LE/K। के यहाँ पे होता है मिनिमम लीस्ट रेडियस ऑफ gyration। कैसे निकालेंगे? क्योंकि हम कैसे निकालते हैं, I min इज इक्वल टू AK²। तो K इज इक्वल टू दोस्तों क्या होगा, रूट ऑफ I min बाई A। यहां से हम K निकाल के यहाँ पुट करते हैं, और LE आपका डिफरेंट कंडीशन के अकॉर्डिंग पुट करते हैं। दोस्तों सिलेंडर्स रेशियो किसी भी मटेरियल का निकाल सकते हैं यहाँ से। ये आपका देख सकते हैं सिलेंडर्स रेशियो किस पे डिपेंड कर रहा है, जो आपका कॉलम है उसके डायमेंशन पर डिपेंड कर रहा है। और अगर आपको बकलिंग स्ट्रेस निकालना है तो आपको यहाँ पे पी क्रिपलिंग लोड आपको दिया गया, डिवाइड बाई एरिया कर दीजिए, जो कि होता है π² E/SE²। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कभी कभी डायरेक्ट एग्जाम पूछ देता है कि आपको, अगर आपको बकलिंग स्ट्रेस निकालना है सिग्मा, तो कैसे निकालेंगे आप? तो होता है π² E/SE²। एस क्या है आपका, यहाँ पे सिलेंडर्स रेशियो है। एस इक्वल टू क्या होता है, LE/K होता है। के यहाँ पे इसके क्या लेते हैं, मिनिमम रेडियस ऑफ gyration लेते हैं। LE क्या होता है, इक्विवेलेंट लेंथ होता है। दोस्तों आप इसको याद रखिए, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आप लोगों को। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों प्रॉब्लम को देखते हैं। देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन मैंने 15 लिया हुआ है सिलेंडर्स रेशियो का। एक सर्कुलर सिलेंडर है, यहाँ पे आपका डायमीटर D है और उसका लेंथ L है। तो सिलेंडर्स रेशियो यहाँ पे देखिए, लेंथ को आपको ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। यहाँ पे आपको कंडीशन नहीं दिया है, कौन सा कंडीशन, लेंथ मेंशन कर दिया है। तो L तो आप L ही रखेंगे। हम आपको K निकालना पड़ेगा यहाँ पे S के लिए। तो K के क्या लिए हम क्या करें, रूट ऑफ I min बाई एरिया। तो I min क्या लेंगे यहाँ पे, आपको पता है कि सिलेंडर के इसमें I min क्या हो सकता है, πD 4/64 डिवाइड बाई π/4D²। इसको दोस्तों आप यहाँ पे सॉल्व कीजिए। पाई से पाई यहाँ पे कट जाएगा, 4 से यहाँ पे 16 हो जाएगा, और D से D तो यहाँ पे आ जाएगा आपका D/4। तो यहाँ पे जब आप दोस्तों पुट करेंगे तो S इक्वल टू हो जाएगा 4L/D। आपका D ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाँ, आपके लिए क्वेश्चन नंबर 15 सॉरी यहाँ 2 बार हो गया। आपके लिए क्वेश्चन नंबर, ये आपको मैं होमवर्क देता हूँ। स्टील कॉलम सेट टू बी शॉर्ट सिलेंडर रेशियो। आप सारे मटेरियल्स के लिए आप सिलेंडर रेशियो आप रीड कीजिए जाके बुक में। एक ग्राफ होता है उसको भी रीड कीजिए डिटेल में, किस तरह से हम लोग कौन सा फॉर्मूला एलर्स रैंकिन कौन कौन से कब वैलिड होता है, उसको फॉर्मूला प्लीज आप जाकर रीड कीजिए, तो आप कोई भी थ्योरेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एलर्स बकलिंग लोड बोथ एंड फिक्स्ड। बोथ एंड फिक्स के लिए मैं बोल चुका हूँ आपको। बोथ एंड फिक्स कौन सा कंडीशन है यहाँ पे, अगर बोथ एंड फिक्स होगा तो आपको कंडीशन कुछ ऐसा हो जाएगा कि LE वहां पे क्या हो जाएगा, L/2 हो जाएगा। वन एंड फिक्स अदर एंड पिन, LE आपका हो जाएगा L/√2। मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ। तो यहाँ पे भी कंडीशंस कुछ दिए हुए हैं। ये साथ यहाँ पे वन एंड फिक्स्ड है, एक एंड फ्री है, तो यहाँ पे LE इक्वल टू 12 दिया हुआ है। यहाँ पे क्या है, बोथ एंड हिंज है, हिंज इधर भी है इधर भी हिंज है। यहाँ पे LE क्या हुआ है, L हो गया। यहाँ पे एक फिक्स्ड है, जैसा कि यहाँ दिया हुआ वन एंड फिक्स्ड अदर इन पिन, पिन मीन सेम ही होता है, तो वहाँ पे LE इक्वल टू L/√2 हो जाएगा। यहाँ पे बोथ एंड फिक्स्ड, बोथ एंड फिक्स्ड मींस LE इक्वल टू L/2 यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, आपको फॉर्मूला समझ लेते हैं हम लोग। एलर्स बकलिंग लोड पूछा गया था, P हमको क्या निकालना है, बोथ फिक्स्ड है अगर, डिवाइड बाई P वन फिक्स्ड अदर पिन है। तो ये क्या होता है, π² E/LE² होता है। LE वन फिक्स्ड एंड वन पिन डिवाइड बाई LE बोथ फिक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा। तो वन फिक्स वन पिन का क्या आता है, यहाँ पे हमने देखा हुआ था 1/L/√2 डिवाइड बाई L/2, उसका होल स्क्वायर कर देता हूँ दोस्तों मैं। तो यहाँ पे क्या आपको मिलेगा, इससे यहाँ पे ऊपर जाएगा तो √2 मिलेगा, यहाँ पे तो अल्टीमेटली 2 ही मिलेगा। यहाँ पे D ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आप इसको एक बार आप रीचेक भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। तो दोस्तों मैंने ऑलरेडी जितने भी अच्छे क्वेश्चंस थे मैंने सारे शाम को डिस्कस किए हैं, और इसी के साथ शाम को मैं आज खत्म कर देता हूँ। आपका पूरा कंप्लीट हो गया। और अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारे क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं, और जो क्वेश्चंस मैंने डिस्कस नहीं किए हैं इस लेक्चर में उसको आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ 17 नंबर, शायद इसको मैंने मिस हुआ है, डिस्कस नहीं हुआ। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या पूछा गया है, देखते हैं। सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस इन अ थिन सेल ड्यू टू द इंटरनल प्रेशर। सर्कमफेरेंशियल मींस हुक,
PD/2T इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैं ऑलरेडी थ्योरम बता चुका हूँ। यहाँ पे क्या आपका स्फेरिकल सेल है, इंटरनल प्रेशर लग रहा है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालना है। तो देखिए दोस्तों V क्या होता है हमारा, V = π/6 d³ होता है। अब D से निकाल लीजिए क्योंकि D के फॉर्म पूछा गया है यहाँ पे, इसलिए मैं D की फॉर्म लिख रहा हूँ। तो डेल V आपका क्या हो जाएगा, π/6 3d² डेल D। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पे डेल V/V करता हूँ, यहाँ पे सॉरी डेल V को मैं निकालता हूँ यहाँ पे, डेल V = π/6 d³ रखता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं 3 को अलग करता हूँ और डेल D/D से डिवाइड करता हूँ, तो आपको क्या हो जाएगा, डायमेट्रिकल हो जाएगा आपका स्ट्रेन। तो डेल V ये भी अगर यहाँ आएगा तो डेल V/V = 3 डेल D/D, तो आपको इन दोनों का रेशियो क्या 3 हो जाएगा। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, मुझे लग रहा है क्वेश्चन। तो मैंने अभी सारे क्वेश्चन देख लिए हैं। एक क्वेश्चन 18 नंबर के साथ डिस्कस नहीं किया, इसको देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस ऑन द वॉल। अच्छा ये तो शेयर स्ट्रेस बता चुका हूँ कि आपको क्या होगा, PD/4D हो जाएगा, क्योंकि P को यहाँ पे हम निगलेक्ट करते हैं, थ्योरी बता चुका हूँ ऑलरेडी। और क्वेश्चन नंबर 19 देखिए दोस्तों। 19 में द थिन वॉल सिलेंडर वेसल हैव a thickness T या diameter D है and subjected to the gauge pressure P. If the diameter of the vessel is made of half of initial, अच्छा ठीक है, diameter को हम हाफ कर दे रहे हैं। What is the ratio of hoop stress to the compared to the initial value? अच्छा hoop stress पूछा है, hoop stress क्या होता है पता है आपको, PD/2T होता है। आपने क्या किया यहाँ पे, डायमीटर के hoop stress क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन यहाँ पे क्या चेंज किया गया है, डायमीटर ऑफ द वेसल मेड हाफ। अगर उसको हाफ किया तो आपका hoop stress भी हाफ हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आप इसको रीचेक भी कर सकते हैं एक बार, कोई अगर आपको एरर लगता है तो आप प्लीज कमेंट करें। और इसी के साथ मैंने दोस्तों सारा क्वेश्चंस कवर कर दिया है, कुछ भी क्वेश्चन बचा नहीं हुआ है। तो आप इसको एक बार फिर से सारे लेक्चर को अच्छे से देखिए, और कोई डाउट हो तो आप मुझसे प्लीज कमेंट कीजिए और मुझे पूछिए। तो दोस्तों इसी के साथ मैं ये समाप्त करता हूँ ये लेक्चर, और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, आपको इस लेक्चर को देखने के लिए। और प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, जिससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलेगा आपको अच्छे अच्छे लेक्चर्स देने के लिए। और दोस्तों नेक्स्ट मैं टॉम पे शायद लेक्चर लेके आऊंगा, तो उसके लिए आप रेडी रहिए। तो इसी के साथ धन्यवाद और सेफ रहिए और पढ़ाई।